नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर बीजेपी संगठन में इन दिनों बड़ी उथल पुथल मची हुई है। जहां संगठन का नवीनीकरण किया जा रहा है तो वहीं कई पुराने नेताओं का भी संगठन से सफाया किया जा रहा है, यानी कि उनको संगठन से बाहर किया जा रहा है और कई नए चेहरों को संगठन में जगह दी जा रही है। एक बार फिर संगठन की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने यह चीज साबित कर दी है, सिद्ध कर दी है। और कुछ दिन पहले जहां हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी, जिन्होंने मुख्यमंत्री ओएसडी पद से इस्तीफा दे दिया था, जवाहर यादव, उनको संगठन में जगह मिलने वाली है, हमारी वो बात 100% सही निकली। और संगठन के अंदर जो दूसरी सूची जारी हुई उसमें हरियाणा प्रदेश की अहम जिम्मेवारी जवाहर यादव को सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है। तो वही अगर बात करें अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की, तो दूसरी सूची के अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह को किनारे करने का काम किया गया है, दरकिनार करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की पूर्ण रूप से बीजेपी हाईकमान के द्वारा, बीजेपी हरियाणा कमान के द्वारा अनदेखी की जा रही है। और यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। पूरे मामले पर, पूरी सूची पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि नई सूची जारी हुई है, नए चेहरों को जगह मिली है। तो वही कहा यह भी जा रहा है कि जो ओम प्रकाश धनखड़ की टीम के लोग थे उनको संगठन से हटा दिया गया है। जो पुराने चेहरे संगठन पर डेरा डाले बैठे थे, संगठन के पदों पर पदासीन थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया है। तो वही अब अगर बात करें दूसरी सूची की, जो संगठन में लोगों को शामिल किया गया है, जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो उसमें सबसे पहला नाम है जवाहर यादव, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं। तो उन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है प्रदेश संगठन के अंदर, भाजपा के अंदर। कहीं ना कहीं अनेक जिम्मेवारी भरे पदों पर रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर रहते हुए अब उनकी इच्छा जागी, अब उनके अंदर लालसा पैदा हुई बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। और अंदर खाते अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद जवाहर यादव को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही आशीर्वाद जवाहर यादव के सर पर रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सहयोग रहा है, जिसके चलते उन्हें शुरुआत में ही संगठन के अंदर जिम्मेवारी मिल गई। और कहीं ना कहीं हमने यह बात शुरुआत में ही कही थी। तो वही अब अगर बात करें सूची की, जो दूसरी सूची संगठन की भाजपा के द्वारा जारी की गई, उसमें सबसे पहला नाम है जवाहर यादव का, जिन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है, मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जवाहर यादव मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं, तो साथ ही और भी कई बड़े पदों पर कार्य कर चुके हैं। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ओएसडी पद से रिजाइन किया तो यह बात सामने निकल कर आई थी कि अंदर खाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद जवाहर यादव को रिजाइन करने के लिए बोला है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ही हाथ जवाहर यादव के सर पर रहा है कि वो शुरुआत में ही संगठन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। और ये बात हमने शुरुआत में ही बता दी थी कि जवाहर यादव के संगठन में एंट्री होने वाली है, प्रदेश संगठन में उन्हें जगह मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी ने उन्हें संगठन में उतार दिया है, संगठन में जगह दे दी है। अब आगे का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है जवाहर यादव के लिए, जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा वो मन में पाले हुए हैं। कहीं ना कहीं उस इच्छा को पूरा करने में वो सफल होने की तरफ उनका पहला कदम बढ़ चुका है, संगठन में जगह मिलना। इसके बाद अगर बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम है आदित्य चावला, जो आईटी प्रमुख है, यानी कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख बनाए गए हैं आदित्य चावला। इसके बाद आईटी सह प्रमुख है, आईटी सेल के सह प्रमुख के तौर पर रोहित सैनी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके बाद जो मोर्चे हैं बीजेपी के तमाम, उन मोर्चों के भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बदला गया है, जिनको रिप्लेस किया गया है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो के त्यों रखे गए हैं। सबसे पहले नाम आता है किसान मोर्चा का, यानी कि किसान जो सेल है बीजेपी की, उसके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुखविंदर मांडी, जो चरखी दादरी से आते हैं, बारडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। लगातार दूसरी बार संगठन के अंदर उन्हें किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है।
इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा प्रमुख मोर्चा जो जिसे बीजेपी अपने संगठन के लिए सबसे मजबूत मोर्चा मानती है, युवा मोर्चा। उसके अध्यक्ष के तौर पर योगेंद्र शर्मा को चुना गया है। योगेंद्र शर्मा को युवा मोर्चे की और सबसे अहम जिम्मेवारी संगठन की मिली है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें एससी मोर्चा, उसकी जिम्मेवारी सत्यप्रकाश जरावता को सौंपी गई है, जो पिछली बार संगठन के अंदर प्रदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें एससी मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया है सत्यप्रकाश जरावता, जो पटौदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। तो साथ ही महिला मोर्चे की अगर बात करें तो उषा प्रियदर्शी को यह जिम्मेवारी सौंप दी गई है। उषा प्रियदर्शी जिन्हें महिला मोर्चे की अहम जिम्मेवारी दी गई है, महिला मोर्चे का अध्यक्ष चुना गया है। इससे अगले मोर्चे की अगर बात करें, वो मोर्चा है ओबीसी मोर्चा, जिसकी जिम्मेवारी एक बार फिर कर्णदेव कंबोज को मिली है। यानी कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से, बीजेपी आलाकमान की तरफ से कर्णदेव कंबोज पर दूसरी बार भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर संगठन के अंदर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी मिली है। तो वहीं अगर बात करें अल्पसंख्यक मोर्चे की, तो उसकी जिम्मेवारी जान मोहम्मद को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेवारी मिली है। अब अगर बात करें इनमें, तो दो नाम मात्र ऐसे हैं जिनको युजों का त्यों रखा गया है। उसके अलावा जो तमाम नाम है उनको बदल दिया गया, तमाम चेहरों को बदल दिया गया है। पहला है किसान मोर्चा और दूसरा है ओबीसी मोर्चा, जिसमें सुखविंदर मांडी जो पूर्व विधायक रह चुके बारडा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी जिले से आते हैं, तो वहीं कर्णदेव कंबोज जो यमुनानगर से आते हैं, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर दूसरी बार संगठन में चुने गए हैं। इसके अलावा जो तमाम 4 मोर्चे बचते हैं उनके अध्यक्षों को बदल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो युवा मोर्चा, पिछली बार जो है युवा मोर्चे की कमान राहुल राणा को सौंपी गई थी, लेकिन अब की बार वो कमान योगेंद्र शर्मा को दी गई है। राहुल राणा को जो पिछली लिस्ट आई थी संगठन की उसमें जगह मिल गई, जिसके बाद अब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर योगेंद्र शर्मा को चुना गया है। उसके बाद अगर बात करें तो एससी मोर्चे के पिछली बार अध्यक्ष कृष्णलाल पवार थे, लेकिन अब की बार एससी मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर सत्यप्रकाश जरावता को जिम्मेवारी दी गई। हालांकि सत्यप्रकाश जरावता भी संगठन में दूसरी बार जो के त्यों बरकरार है, यानी कि पिछली बार प्रदेश मंत्री, तो इस बार एससी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में संगठन में मौजूद है। तो आगे अगर बात करें महिला मोर्चे की, तो महिला मोर्चे की पिछली बार जिम्मेवारी सुनीता दांगी को थी, लेकिन अब की बार जो है महिला मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर उषा प्रियदर्शी को चुना गया है, जो गुरुग्राम से आते हैं। तो वही अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें तो पिछली बार नसीम अहमद को यह जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन अब की बार अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर जान मोहम्मद को चुना गया है, जो नूह से आते हैं। और इसमें विशेष बात देखने वाली ये है, जहां हमने शुरुआत में आपको कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को संगठन की जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें भी किनारे करने का काम किया गया, उसमें भी राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी हुई है। जो अहिरवाल के कद्दावर नेता अपने आप को कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अहिरवाल में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अहिरवाल की राजनीति उनके राजनीतिक घराने से, राजनीतिक परिवार से, उनकी राजनीतिक पैठ से चलती है। लेकिन उनके दोनों सूचियों के अंदर, पिछली बार जो सूची जारी हुई उसमें भी और इस बार जो दूसरी सूची जारी हुई है संगठन की, दोनों सूचियों में उनकी अनदेखी हुई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है स्पष्ट तौर पर कि इन सूचियों में अहिरवाल क्षेत्र से अगर किसी नेता की या किसी नेत्री की चली है तो वो है डॉक्टर सुधा यादव, जिनकी अच्छी खासी संगठन में चली है। और उन्होंने जो नाम आगे भेजे, कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन नामों पर मोहर लगाने का काम किया गया है। इसमें अगर देखा जाए, यानी कि सूची में देखा जाए, तो मुख्य प्रवक्ता जो जवाहर यादव हैं वो गुरुग्राम जिले से आते हैं। तो वहीं अगर बात करें आईटी सेल के सह प्रमुख रोहित सैनी, वो भी गुरुग्राम से आते हैं। इसके अलावा अगर मोर्चों में देखा जाए तो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष चुने गए सत्यप्रकाश जरावता पटौदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और गुरुग्राम जिले से ही आते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिला मोर्चे की जो अध्यक्ष बनाई गई है उषा प्रियदर्शी, वो भी गुरुग्राम जिले से ही आती हैं, गुरुग्राम से ही आते हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे नाम हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी हैं, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे की तरफ से ये नाम
आगे भेजे गए थे और कहीं ना कहीं नामों पर मोहर लगाने का काम बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी ने कर दिया है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बार बीजेपी पूरा मन बना चुकी है राव इंद्रजीत सिंह की ताकत को कमजोर करने के लिए, राव इंद्रजीत सिंह की जड़ों को कमजोर करने के लिए। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनका जो टिकट वितरण है उसको कोई भी छत्रप प्रभावित करे, कोई भी स्थानीय नेता, कोई भी स्थानीय कद्दावर नेता उस टिकट वितरण को प्रभावित करे, अपनी मनमानी करे, बीच में जो है पेंच अड़ा दे। जिस प्रकार पिछली बार देखा गया 2019 में राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच काफी ठनी थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने इस बात पर समझौता किया कि आपकी बेटी को टिकट नहीं मिलेगी, एक परिवार एक टिकट की जो बात है बीजेपी उस पर अड़ी रही। तो कहीं ना कहीं इस बीच राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कुछ जो है चेहरे ऐसे होंगे कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर जिनको टिकट दी जाए, जो उन्होंने नाम आगे प्रस्तावित किए। तो कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति जताते हुए बीजेपी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर राव इंद्रजीत सिंह के चेहरों को उतार दिया था, राव इंद्रजीत सिंह के करीबियों को उतार दिया था। और यही कारण है कि 2024 जो चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, चुनावी गर्माहट महसूस होने लगी है। तो इस बीच बीजेपी कतई नहीं चाहती कि हरियाणा में एक बार फिर टिकट वितरण के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की अड़चन का, किसी भी प्रकार की समस्या का, दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़े। जिसको देखते हुए अहिरवाल क्षेत्र में जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनको घेरने का काम बीजेपी ने काफी समय पहले ही शुरू कर दिया है। उनको उनके दायरे को घटाने का काम, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का जो राजनीतिक दायरा है उसको घटाकर सीमित करने का काम बीजेपी ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। प्लान राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का काफी समय पहले शुरू हो चुका है और इस प्लान के तहत बीजेपी अपने मोहरों को राव इंद्रजीत सिंह के चारों तरफ छोड़ने का काम कर रही है, राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द छोड़ने का काम कर रही है, ताकि राव इंद्रजीत सिंह को चारों तरफ से दबाया जा सके, राव इंद्रजीत सिंह पर चारों तरफ से राजनीतिक प्रेशर बनाया जा सके। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के दौरान जिस समय टिकटों का बंटवारा हो और ये लगे कि राव इंद्रजीत सिंह अब कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कोई खेल बीजेपी के साथ कर सकते हैं, तो उनको उसी समय उसी जगह पर रोका जा सके। जिसके तहत बीजेपी अब पूरे तरीके से काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे को, रुतबे को, राजनीतिक वर्चस्व को कम करने के लिए मिशन राव इंद्रजीत सिंह में पूरे तरीके से जुटी हुई है। बात करें जवाहर यादव की, बात करें डॉक्टर सुधा यादव की, बात करें भूपेंद्र यादव की, या फिर यूं कहें कि नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी हाईकमान की तरफ से, कि आप अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह की काट के रूप में काम करें, राव इंद्रजीत सिंह को काटने के लिए काम करें, राव इंद्रजीत सिंह की जड़ों को कमजोर करने के लिए काम करें। और यही कारण है कि ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनसे राव इंद्रजीत सिंह की बिल्कुल नहीं बनती है, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को ये तमाम चेहरे एक आंख नहीं भाते हैं। और यही कारण है कि जो दूसरी संगठन की सूची इस बार जारी हुई है, इसमें गुरुग्राम जिले पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, पिछले काफी समय से लगातार बनते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को काटने का काम करने के लिए बीजेपी ने दूसरी संगठन की सूची में गुरुग्राम जिले को विशेष महत्व दिया है। तो वहीं अगर पहली सूची की बात करें तो ठीक इसी प्रकार भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ को भेदने के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने रोहतक जिले को बड़ी अहम जगह दी थी, बड़ी विशेष जगह दी थी संगठन के अंदर। पिछली सूची में देखा गया कि हर इकाई में रोहतक से कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई बीजेपी का मजबूत व्यक्ति जरूर लिया गया था। ठीक इसी प्रकार इस बार गुरुग्राम जिले से हर इकाई के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां संगठन में सौंपी गई है। गुरुग्राम जिले को विशेष जगह दूसरी सूची में दी गई है बीजेपी के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि जो पुराने चेहरे थे, जो संगठन में मोर्चा लगाए बैठे थे, उनको बाहर का रास्ता बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वही ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किया गया संगठन को भी बीजेपी ने
तोड़ने का काम किया है, नए चेहरों को संगठन में जगह देने का काम किया, ताकि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नायब सिंह सैनी, उनके इशारे पर काम हो सके। और अगर नायब सिंह सैनी कोई इशारा संगठन के लिए करते हैं तो यह स्पष्ट है कि वो इशारा नायब सिंह सैनी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की जो दोस्ती है, जो याराना है, जो आपसी लगाव है, वो किसी से छुपा नहीं है। ये हर व्यक्ति मानता है, हर राजनीतिक व्यक्ति मानता है कि मनोहर लाल खट्टर जो इशारा करेंगे, नायब सिंह सैनी उस इशारे को, उस आदेश को कभी भी टालने का काम नहीं करेंगे। संगठन में जो बदलाव हुआ है वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर हुआ है। जहां मुख्यमंत्री ने जिस नाम को सिलेक्ट कर लिया, उस नाम को संगठन में जगह मिली है। और जवाहर यादव का संगठन में होना इस बात का प्रमाण है, इस बात का साक्षी है, सबूत है। तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? संगठन की दूसरी सूची जारी हुई है, गुरुग्राम जिले को विशेष जगह मिली है। ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किए गए संगठन को तोड़ने का काम किया है। तमाम जो करीबी थे ओम प्रकाश धनखड़ के चेहरे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, नए चेहरों को जगह मिली है। यह कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के जो करीबी लोग हैं उनको संगठन में जगह मिली है। तो तमाम